देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में है। कैन वी हैव अ पोल प्लीज मैम? अच्छा, मैं आपको बता दूं, रोजी मैम पीछे से आप लोगों के लिए पोल दे रहे हैं, तो यार उनका भी एक बार धन्यवाद जरूर कर देना आप सभी लोग। ठीक है, काफी ज्यादा एफर्ट वो भी ले रहे हैं आप लोगों के लिए। हौज ए सुल्तानी, जल्दी से बताएंगे किसने करवाया था। हौज ए सुल्तानी, हौज का मतलब होता है पानी का एक लेक, झरना, या आप लोगों का झील बेसिकली। तो हौज ए सुल्तानी, तो एक सुल्तान की झील किसने बनवाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, ये याद रखेंगे आप लोग। और इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली थी पूरी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने अपनी जनता के लिए ये सारी चीजें की थी। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी होगा। आई थिंक 35% लोगों ने, 39% लोगों ने ही सही आंसर दिया है, केवल 39% लोगों ने। ठीक है, तो रिवीजन अब आज के बाद नहीं भूलोगे, याद रख लो आप लोग। तो हौज ए सुल्तानी इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, हौज ए खास किसने बनाया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। तो जो 26% लोगों ने यहाँ पर में अलाउद्दीन खिलजी लगाया ना, तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद अलाउद्दीन खिलजी में इसलिए कंफ्यूज हो गए हौज ए खास की वजह से। तो ये हौज ए खास जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और हौज ए सुल्तानी अगर आप लोगों से बोला जाए किसने बनाया था, तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। याद रहेगा अभी सभी लोगों को? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए जी हाँ सर, अब याद रहेगा। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1956 वाज पास्ड। 8th स्टैंडर्ड की आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, 8th स्टैंडर्ड की बुक में। 66% लोगों ने सही आंसर दिया है, फजल अली कमीशन। अब मैं आप लोगों से ना थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रापोलेट करके आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। फजल अली कमीशन कब बनी थी? याद रखना है आप सभी लोगों ने, सभी लोग ध्यान रखेंगे। फजल अली कमीशन बनी थी 1953 में। ठीक है, इसने अपनी जो रिपोर्ट है 1955 में दे दी थी फ्रेंड्स। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बनाया गया। ठीक है, एक कानून बनाया गया था आप लोगों का, जिसको हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं। 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो फजल अली कमीशन के आधार पर ही आज हमारे भारत की जो आप संरचना देखते हो, जो राज्यों का एरिया देखते हो, मैं मोर और लेस वो उस तरीके से बनाया था उन्होंने। हाँ, बस उस समय में ये याद रखना है आप लोगों ने, 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, जिसकी संख्या बढ़कर 28 हो गई है, क्योंकि काफी सारे नए राज्य बनाए गए हैं काटकर। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए। सर थॉमस रो कौन से मुगल शासक के समय काल के अंदर में आए थे? जितने भी लोगों ने फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, उनका धन्यवाद है। जल्दी जल्दी से बाकी लोग भी लाइक करते रहेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, मुगल शासक के समय में आया था। कौन से मुगल शासक के समय में? सर थॉमस रो। तो थॉमस रो जो है ये आया था जहांगीर के समय में। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, दो दो चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। एक जो आए थे, जो आप लोगों के मुगल शासक जहांगीर के समय में ही आए थे, ठीक है, हेक्टर नाम के जहाज से, तो उनका भी नाम आप लोग बता दोगे मुझे। ठीक है, और दूसरे जो है वो थॉमस रो आए थे आप लोगों के। तो विलियम हॉकिंग्स आप लोगों को याद रखना है, विलियम हॉकिंग्स आए थे आपके 1608 में पहले। और ये जो थॉमस रो है, थॉमस रो, ये आए थे 1615 में। ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का केबीसी के अंदर में पूछा था फ्रेंड्स, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में 7 करोड़ रुपए के लिए सवाल। कौन आए थे? हेक्टर नाम के जहाज के कप्तान कौन थे जो जहांगीर के दरबार में आए थे? तो विलियम हॉकिंग्स उनका नाम था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और फिर बाद में आए थे थॉमस रो 1615 में, दोनों के दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आप लोगों को इसका आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांस ऑक्सियाना? हैड टू अटैक मतलब उसने योजना बनाई थी बट बाद में अटैक किया नहीं उसने। जैसे आप लोगों को पढ़ाते समय एग्जांपल भी दिया था कि जब आपका नया नया दिल टूटता है तो आप लोग यूपीएससी की बुक्स लेकर आ जाते हो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी। फिर 15 दिन बाद आप लोगों को नया इंतकाम मिल जाता है, नया वाला, ठीक है, पुराना वाला भूल जाते हो। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है तुम्हारे भाई को बड़ी वो लगी थी कि मैं ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करूंगा। बहुत जोश जोश में उसने ना बहुत खर्चा करके, बहुत ज्यादा खर्च करके उसने आर्मी बनाई, बड़ी सी आर्मी, कि ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करूंगा। ये जो उज्बेकिस्तान वाला इलाका है ना यहाँ पर में, यहाँ है ट्रांस ऑक्सियाना। ठीक है, बट बाद में प्लान को ड्रॉप कर दिया था। इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये ट्रांस ऑक्सियाना के ऊपर में हमला करने की योजना बनाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने की योजना बनाई थी बट किया नहीं था। जी हाँ, उसी को पागल बादशाह कहा जाता है। बेगम पूरी मस्जिद उसी ने बनाई थी, है ना। बेगम के चक्कर में भी कई लोग पागल हो जाते हैं।
पता ही है आप लोगों को। तो बेगमपुरी मस्जिद उसी ने बनाई थी, ये भी याद रखना आप लोग। पागल बोल रहे हो तो बेगमपुरी भी याद ही रख लो यार। हु इंट्रोड्यूस डायरकी सिस्टम इन बंगाल? डायरकी, द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? द्वैध शासन मतलब कि पैसे कोई और लेगा और शासन कोई और करेगा, या फिर प्रशासन कोई और चलाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है फ्रेंड्स, इनका याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 1765 के अंदर में इन्होंने द्वैध शासन पद्धति स्टार्ट की थी। ठीक है, और बाद में 1772 में इस द्वैध शासन पद्धति को किसने हटा दिया था? वॉरेन हेस्टिंग ने हटा दिया था। तो शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ये वही है जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी ब्रिटेन में जाकर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? आपके स्क्रीन के ऊपर में क्वेश्चन है, आपके चैट बॉक्स के अंदर में पोल भी है। आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे सभी लोग। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है आप लोगों की 5 ईयर प्लान, ये कब से स्टार्ट हुआ था आप लोगों का? 1951 से। ठीक है, 1951 से 1956 तक पहली वाली पंचवर्षीय योजना चली, और दूसरी वाली 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961 तक चली थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसी को महालनोबिस मॉडल भी बोला जाता है। इसमें क्या किया गया था? इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था, इंडस्ट्री के ऊपर में। ठीक है, इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का आपको बताना है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया फॉर थर्ड टाइम इन 1975? 1975 के अंदर में जो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी, ठीक है, आप बताओगे कि उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी बता दोगे आप लोग। प्रधानमंत्री भी बता दो और राष्ट्रपति भी बता दो। जी हाँ, प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री उस समय में। और अगर आप लोगों से बात की जाए कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत के राष्ट्रपति थे। ये जो इमरजेंसी हमारी 1975 से लेकर 1977 तक चली थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में रहा, बट मैं इसका जस्ट अ सेकेंड, पोल को प्लीज डिलीट कर दीजिए मैम, पोल डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आंसर बच्चों को दिख रहा है। तो मैं जी, इस पोल को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूं उसके जगह पे, ताकि पहले हम उस क्वेश्चन को ले ले, फिर बाद में आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्योंकि आंसर कुछ लोगों ने देख लिया है उसका। ठीक है, बट अब आप लोग नहीं देख पाओगे मोस्ट प्रोबेबली आंसर को। चलिए इसका आंसर कीजिए। 1853 में बंबई से थाने के बीच पहला रेलवे ट्रैक चला था, 1853 के अंदर में। आप लोगों को बताना है कि किसके दौरान बनाया गया था, कौन था उस समय में भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब भारत के अंदर में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई और रेलवे चलाई गया था? तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। ए, 90% लोगों ने आंसर दिया है ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको कहा जाता है? याद रखना है आप लोगों ने, ये डलहौजी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी ये रेलवे लाइन, ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने ही टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर में, टेलीग्राफ, जिसको आप लोग हिंदी में तार बोलते हो, तार। ठीक है, वो चिट्ठी ना कोई संदेश, है, तार भी नहीं भेजा। तार मतलब बेसिकली क्या होता था फ्रेंड्स, एक तार या लाइन बिछी होती थी, इलेक्ट्रिक लाइन, जिससे यहाँ से टिक 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 आप करते थे, वो मैसेज जो है ना कोड के रूप में वो तार की मदद से इलेक्ट्रिसिटी के पल्सेस के रूप में जाता था और उधर साइड जाकर डिकोड होता था। ठीक है, तो ज्यादा फास्ट तरीके से आप लोग मैसेज भेज सकते थे उस समय में तार, तो टेलीग्राफ भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। द कश्मीर रीजन रिसीव्स एन एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर ब्रॉड बाय। आप लोगों को बताना है, शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? वृष्टिपात बेसिकली वर्षा की बात हो रही है कि बारिश कौन लेकर आता है, ये बताएंगे आप सभी लोग। जी चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। आप लोगों के देखिए यहाँ पर मेरे पास में आंसर्स आने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। आप लोगों को मैंने इसको 2 बार करवाया हुआ है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन की मदद से। यहाँ पर में पश्चिमी विक्षोभ आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ इस इलाके के अंदर में, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर।
यहाँ पर में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ जो हवाएं है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ में उठती है और पानी को भी अपने साथ में लेकर जाती है ऊपर में, मतलब पानी इन द सेंस भाप को अपने साथ ऊपर लेकर जाती है। फिर ये जो भाप है लो प्रेशर वाले एरिया में, मतलब भारत के तरफ में बढ़ती है इधर में, ओके, और यहाँ कश्मीर के इलाके में वर्षा करती है ठंड के मौसम में। तो आप लोगों को याद रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि मेडिटेरियन सी के ऊपर में क्रिएट होता है, वो फिर भारत में आता है, ठीक है, कश्मीर के तरफ में ठंड के मौसम में, और यहाँ पर में भारी बारिश क्रिएट करता है। ये आप लोगों को याद रखना है, पश्चिमी विक्षोभ। अब हमेशा याद रहेगा क्या? कितने लोग हैं जिन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर में क्रिएट होता है और भारत की तरफ में यहाँ आता है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए, पूरा पढ़िए इसको, सभी लोगों ने आंसर करना है। एनी बेजेंट एक प्रमुख थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक, राजनीतिक नेता, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखक एवं वक्ता थी। उनके बारे में कौन कौन सी बात सही है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर में इसके बारे में दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों को याद रखना है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी एक समय में, बिल्कुल। वह एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी, क्या ये बात सही है? ठीक है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब यहां पर मैं आप लोग बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना आप लोग। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, बिल्कुल सही बात है, 1917 के अंदर में थी। कहां पर में थी ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो पहला वाला तो सही है, देखो सभी में 1 दिया हुआ है, पहला वाला सही है और सभी में दिया हुआ है 1। उसके बाद में वह एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक थी। देखो बार बार आपको ये इसीलिए आता है ये सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। आप देख रहे हो, एशियाटिक सोसाइटी आपको पता होना चाहिए, विलियम जोन्स ने बनाई थी, विलियम जोन्स कब बनाई थी इन्होंने? ठीक है, विलियम जोन्स ने 1784 के अंदर में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और अगर आप लोगों से बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में। ठीक है, किसके द्वारा? ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, और कॉर्नल ऑलकोट के द्वारा, ऑलकोट के द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर में। तो ये भी गलत है, संस्थापक नहीं थी वो, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी बट संस्थापक नहीं थी, बाद में मेंबर बनी, संस्थापक नहीं थी वो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, फाउंडर नहीं थी। तो 2 और 3 दोनों गलत है, आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, अपने क्षेत्र के साथ प्रागैतिहासिक चित्रों की निम्नलिखित में से कौन सी गलत तरीके से मेल खाती है? गलत तरीका है, ठीक है, तो जो गलत है वो बताना है आप लोगों ने। वर्ली पेंटिंग जो है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र की आप लोगों की, बिल्कुल सही बात है आप लोगों का। आपसे गलत वाला पूछा है तो यहाँ पर में ये तो बिल्कुल सही है आपका। थंगका पेंटिंग जो है ये पहाड़ी इलाकों के अंदर में होता है आप लोगों का, पहाड़ी इलाकों के अंदर में, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल आप लोगों का सही है। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार की है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मंजूषा पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है, ये याद रखना आप लोगों ने, बिहार की है। कलमकारी पेंटिंग जो है ये केरल की नहीं है, आप लोगों की कहाँ की है कलमकारी पेंटिंग? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। कलमकारी पेंटिंग जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये वाला आपका गलत था, तो आप लोगों का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा था। तो आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु जल संधि 1960 के तहत शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, ये आप लोगों का इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु जल संधि, पहली बात तो सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1 नंबर यहां मिलेगा, एक बार कमेंट में लिख देंगे सभी लोग, सिंधु जल संधि कब हुई थी? ठीक है, ठीक है, सिंधु जल संधि कब हुई थी आप लोगों की? 1960 में हुई थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखना है कि भारत में ये जो सिंधु जल जो पूरा का पूरा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां है, ठीक है, सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी, झीलम नदी, चिनाब नदी, ठीक है, बियास, रावी और सतलज, इन 6 नदियों को 2-3 के ग्रुप में बांट दिया गया है। ऊपर की ये जो 3 नदियां है, ठीक है, इनको वेस्टर्न रिवर्स बोला जाता है, ये दी गई है पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को। और यहाँ पर बियास, रावी और सतलज जो है आप लोगों की, रावी, बियास और सतलज, ये नदियां जो है ये भारत को दी गई है, इंडिया को। अब बात करें हम लोग तीस्ता नदी की, ठीक है, तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी का तो यहाँ पर में कोई है ही नहीं लेना देना, तीस्ता नदी तो सिक्किम की है, ठीक है, सिक्किम की है तीस्ता नदी, सिक्किम में है, इधर साइड में, ये यहाँ पर में है तीस्ता नदी आप लोगों की, यहाँ पर में सिक्किम के अंदर में, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तो तीस्ता यहाँ पर में नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने लोगों ने सही आंसर किया था जल्दी से बता देंगे यहाँ पर में, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ताप्ती रिवर? ताप्ती, या इसको आप लोग तापी रिवर भी बोलते हो,
बताइए इसके बारे में कौन सा वाला पॉइंट सही है। आप लोगों के लिए रिवीजन पॉइंट्स है, जितने लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे उन लोगों का फायदा होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ये नदी बहती है, ये बोल रहा है, गलत है। ठीक है, जो ताप्ती नदी है आप लोगों की मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र में जाती है और फिर बाद में गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है, ना कि छत्तीसगढ़ से। तो ये वाला आप लोगों का गलत है, इसको आप लोग गलत कर दो, यहाँ से पहला वाला काट दो, जहां जहां वन है उसको काट दो पहले, ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुल्ताई नाम की जगह है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये निकलती है। सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसी वजह से याद रखना है आप लोगों ने। ओके, मध्य प्रदेश में यहां पर में मुल्ताई नाम की जगह है, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये नदी निकलती है। इसी नदी के ऊपर में एक डैम बना है, उकाई डैम, बहुत फेमस है। उकाई डैम कौन से नदी पर बना है, तो ताप्ती नदी के ऊपर में बना हुआ है, ये आपका ल्यूसेंट में दिया हुआ है, इसको याद रखना आप लोगों ने। ताप्ती नदी के किनारे पे एक शहर बसा हुआ है फ्रेंड्स, उस शहर का नाम क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे पे या फिर आप बोल सकते हो जहां पर में अरब सागर में जाकर ये नदी मिलती है, तापी नदी, वहां पर में बसा हुआ वो शहर है, सूरत है। वेरी गुड, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, सूरत शहर है वो, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, भाई मान जाएंगे कि उसने सही में अच्छे से रिवीजन करके आई है। आपको मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताया था इसको याद करने की, वो भी आप ट्रिक भी लिख सकते हो अगर आप लोगों को याद आ रही है तो। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से होल कर, ठीक है, आपको होल कहां पर में करना चाहिए, होल कहां पर में करना चाहिए, घर के बाहर करना चाहिए क्या होल, पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे आपको। अगर गड्ढे करना है तो घर में करो अपने, ठीक है, तो इंडोर करना है आप लोगों ने गड्ढे, जस्ट याद रखने के लिए इंदौर, ठीक है, होलकर इंदौर खत्म। देखो किसी ने लिखा भी है यहाँ पर में होलकर इंदौर, विशु ने भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है। तो बी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है और बी की जोड़ी 3 के साथ केवल एक ही जगह पे लगी हुई है, खत्म हो गया, एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोगों ने उड़ा दिया। तो इंडोर करना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि जो सिंधिया थे, ठीक है, सिंधिया ये ग्वालियर के हैं। आज भी हमारे भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, ठीक है, हमारे भारत में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है और वो ग्वालियर राज परिवार के ही राजकुमार है, वो ग्वालियर राज परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिंधिया जो है ग्वालियर के हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। भोंसले नागपुर के हैं, ठीक है, भोंसले नागपुर के हैं। और गायकवाड़, ठीक है, गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा के हैं, ठीक है, बड़ौदा, गायकवाड़ बड़ौदा के। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद होगा आप लोगों को। नाउ तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। कितने लोगों का सही था यहाँ पर मैं आप लोग सभी लोग हाथ ऊपर करके बता देंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में हाथ ऊपर कर दो यहाँ पर में, या फिर यस लिख दो कि जी हाँ सर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, बट कौन से वाले सेशन में, कौन से वाले जगह पे। पोल आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में आ चुका है, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, देखिए अगर मैं बात करूं सरोजनी नायडू 1925 के अंदर में अध्यक्षा बनी थी कांग्रेस की, कहां पर में, कानपुर के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, कानपुर में। ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी, सेकंड नंबर की महिला थी, लेकिन पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला। और अगर ओवरऑल महिला देखे तो सेकंड नंबर की। पहली महिला अध्यक्ष बोला जाए तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, कब और कहां बनी थी, ये कमेंट में आप लोग लिखिए। जितने लोगों को आता है ना सभी लोग लिखेंगे कब और कहां बनी थी और कौन बनी थी पहले नंबर की महिला, ठीक है। आप लोगों ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। पहले नंबर की जो महिला थी, ओवरऑल महिला, भारतीय महिला की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल महिला एनी बेजेंट थी, ये याद रखना है। कलकत्ता में बनी थी 1917 के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो 1917 में कलकत्ता में एनी बेजेंट बनी थी, ठीक है, महिला पहली वाली। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला बोले तो सरोजनी नायडू आंसर होगा। नाउ एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स कि मद्रास के अंदर में 1887 के अंदर में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इलाहाबाद, जिसको आज आप प्रयागराज बोलते हो, 1888 के अंदर में पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रपति नहीं अध्यक्ष, ठीक है, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले यूरोपियन या फिर ब्रिटिश व्यक्ति, उनका नाम क्या था, जॉर्ज यूल। एक बार लिख के बता सकते हो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में, सभी लोग, ठीक है, लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले, ठीक है, ब्रिटिश अध्यक्ष, ब्रिटिश मतलब वो इंडियन नहीं थे, या यूरोपियन अध्यक्ष भी बोल सकते हो आप लोग, यूरोपियन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे, जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल।
लिखो सभी लोग, कहाँ बने थे? इलाहाबाद सेशन के अंदर में, इलाहाबाद सेशन के अंदर में। और कब बने थे? तो 1888 के अंदर में बने थे। ये चीजें लिख लो आप लोग, आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाली है चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं तो काफी सारे कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। पहले ब्रिटिश जॉर्ज यूल, ये मुस्लिम अध्यक्ष वाला सुपर टेट में पूछा था पिछले वाले, ठीक है। चलिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये भी बता दीजिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कब की थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से ईयर, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 1905 के अंदर में की थी, ठीक है, 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो आईएनसी के अध्यक्ष बने थे वो 1905 में। आईएनसी के प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे 1905 में ही। कहां पर में हुआ था ये सेशन? बनारस में, ठीक है, बनारस के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, तभी जो है वो मजा आएंगी और ज्यादा एनर्जी के साथ में पढ़ाने में। और जितनी भी हमारी पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए ऐसे ही एफर्ट्स लेती रहेंगी, अगर आप लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहोगे, आप लोग अपना अपना एफर्ट देते रहोगे तो, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है कि सतनामी मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया था और कहाँ किया था? सतनामी मूवमेंट, पोल आप लोगों के यहाँ पर में आ गया है। पोल में आंसर करना है सभी लोगों ने। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए ताकि पोल में आप लोग पता लगा सके कि कितना आप लोगों के सही हो रहे हैं और कहाँ आप स्टैंड करते। तो सतनामी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का याद रखना है कि मध्य भारत के अंदर में स्टार्ट किया गया था। मध्य भारत के अंदर में गुरु घासीदास जी के द्वारा, गुरु घासीदास जी के द्वारा। लेदर वर्कर, जो चमड़े के कारीगर थे, उन लोगों के लिए किया गया था इसको, चमड़े के कारीगरों के लिए। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना परसेंट? 69, 70% लोगों ने सही आंसर किया हुआ है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी से जोड़ियां मिला दीजिए आप लोग, स्टूडेंट्स ने बना दी जोड़ी। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मटुआ पंथ के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के कौन थे? आर्य समाज के और ब्राह्मण समाज के। यहां पर मैं आप लोगों को दिया हुआ है ऑप्शंस, इन ऑप्शंस की मदद से आंसर करना है आप लोगों ने, इधर वालों की मदद से, ठीक है। मटुआ पंथ की स्थापना जो है ये हरिदास ठाकुर जी ने की थी। आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पर में 1 का 3 के साथ में। यार ये क्वेश्चन किसने बनाया था? इतना इजी क्वेश्चन, मेरे बच्चे तो ऐसे ही उड़ा के आएंगे यहाँ पर में। ए की जोड़ी 3 के साथ में, सत्यशोधक समाज, ठीक है, ज्योतिराव फूले। बी की जोड़ी 1 के साथ में, ठीक है, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। सी की जोड़ी 4 के साथ में। डी की जोड़ी 2 के साथ में, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ब्राह्मण समाज की। सिंपल सी बात है, आराम से आप लोगों ने लगा दिया आंसर, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर कर दो, मान जाएंगे आप लोगों को कि भाई आपका अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर में, ठीक है। बताइए जल्दी से। हार्डवुड ट्रीज लाइक साल, टीक, नीम, शीशम। हार्डवुड, सबसे पहली बात तो ये हार्ड जो है ना आप लोगों के, हार्ड वाले ये कहाँ होते हैं? मैंने कल ही बताया आपको, भाई मैं तो ट्रॉपिकल जोन में रहता हूँ और मैं हार्ड हूँ, सख्त हूँ, एकदम सख्त लड़का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं याद रखना है फ्रेंड्स, सख्त मतलब बताया था कल आप लोगों को मैंने, ठीक है। तो हार्ड ट्रॉपिकल जोन में होते हैं लोग, ट्रॉपिकल के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, मेरे से याद रख लेना आप लोग। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हमारे भारत के अंदर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उसी के एग्जाम्पल है साल, टीक, नीम, शीशम। भारत में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सॉफ्ट वाले कहाँ पाए जाते हैं? तो कोनीफेरस में पाए जाते हैं, सॉफ्ट वाले, सॉफ्ट, ठीक है, जो सॉफ्ट वुड होते हैं आप लोगों के वो पाए जाते हैं। और टेम्परेट के अंदर में सॉफ्ट और हार्ड दोनों पाए जाते हैं, टेम्परेट के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी लोगों ने लगा दिया यहाँ पर में, गुड। नाउ व्हाट वाज जनरली द शेप ऑफ हड़प्पन सील? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम लोग बात करें व्हाट वाज जनरली द शेप ऑफ हड़प्पन सील, तो हड़प्पा की जो सील थी ये रेक्टेंगुलर आकार की थी, आयताकार थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। दिखा भी देता हूं आप लोगों को फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से आयताकार हुआ करती थी सील, आयताकार, रेक्टेंगुलर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं आप लोगों से। हड़प्पा की काफी सारी सील्स आपको मिली है, हर सील के ऊपर में जनरली आप लोगों को कोई ना कोई जानवर यहाँ पर में अंकित किया हुआ मिलता था, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर करो इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जी। सिंधु जल संधि, सबसे पहली बात तो ये बता दो कि सिंधु नदी का जो समझौता है वो कब हुआ था आप लोगों का? सिंधु नदी का समझौता हुआ कौन से साल में था, ये भी एक बार बता देंगे आप सभी लोग।
इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत को कौन कौन सी नदियां दी गई है। ठीक है, तो सिंधु जल संधि पहली बात तो हुई थी 1960 के अंदर में, ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ये जो 3 नीचे वाली नदियां ये भारत को दी गई थी, और झीलम, चेनाब और सिंधु नदी ये पाकिस्तान को दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। देखिए यहाँ पर में ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये वाली, झीलम नदी, ठीक है, झीलम नदी और चेनाब नदी, ये नदियां जो है किसको दी गई है? पाकिस्तान को। नीचे वाली जो 3 है, ठीक है, यहां पर मेरे को रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत को दी गई है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। 1960 में हुआ था समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसको इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये जिम्मेदारी ली थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, गारंटी ली थी वर्ल्ड बैंक ने। तो हम चाह के भी पानी रोक नहीं सकते पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर का, इंडस रिवर का। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक वरना नाराज हो जाएगा हमसे। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? तो कथन दिए गए हैं, बताइए कौन किसका वर्णन कर रहे हैं। एमपी टेट में भी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। अगर आपको लग रहा है ना फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए एग्जाम में भी आपका क्लियर करवा दूं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर का बटन दबा देंगे। ठीक है, 963 लाइक्स हो चुके हैं, 1000 लाइक्स क्रॉस करना है, जल्दी जल्दी से सारे लोग एक साथ कर दीजिए। और एक बार अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पे शेयर करना है। जो लोग नहीं आए हैं लाइव, पहले तो लाइव आना चाहिए था, आपने नहीं आए हैं तो आप लोगों को कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ऐसे ही मैं और लेक्चर्स आप लोगों के लिए ला सकूं, पेपर आपका क्लियर करवा सकूं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने देख लिया आपको। ठीक है, एग्जामिनर ने सर बता के रखा होगा आपको पहले से कि ये एग्जाम्पल देने वाला हो, रिसर्च करनी पड़ती है तब जाके होता है वो। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आपका लीक नहीं कराया मैंने पेपर। चलिए, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लेटीट्यूड्स, 50 से 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसको टैगा भी कहा जाता है। टैगा कौन सी भाषा में कहा जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा? आंसर होगा आपका कोनीफेरस। कोनीफेरस जो है शंकुधारी वन। आपको बताना है हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो टैगा जो है फ्रेंड्स ये रशियन भाषा में इसको कहा जाता है। रशियन भाषा में टैगा का मतलब होता है अनछुआ, जिसको किसी ने छुआ ना हो। ठीक है, तो छूना ना मुझे वो वाला टैगा गाना गा सकता है, क्योंकि उसको किसी ने छुआ नहीं है, तो अनटच्ड। ठीक है, जिसको किसी ने छुआ ना हो। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, रशियन भाषा में टैगा का मतलब होता है प्योर या अनटच्ड, जिसको किसी ने छुआ ना हो। ठीक है, यहाँ पर में जो पौधे पाए जाते हैं वो सॉफ्ट वुड होते हैं, नरम लकड़ी वाले फॉरेस्ट यहाँ पर में पाए जाते हैं, जिससे माचिस बनती है। तो आप लोगों ने भी कमेंट्स की यहाँ पर मैं बाहर लगा दिया, आग लगा दिया आप लोगों ने। ठीक है, इसी माचिस का इस्तेमाल करके, सॉफ्ट वुड, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, कोनीफेरस अब तो याद हो गया हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ना मत देना पोल प्लीज। ठीक है, बच्चों को आंसर दिख रहा है, प्लीज पोल को हटा दीजिए। ठीक है, आई थिंक कुछ तो यहाँ पर में गड़बड़ है, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों को दिख जा रहे हैं पहले से ही। मैं इस क्वेश्चन को बाद में ले लूंगा, जस्ट मैं दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ इसके जगह पे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो तब तक आप लोग। अब दे दीजिए मैम पोल प्लीज, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। हॉल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को डिवाइस किया था। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, इसके बाद में आपको बताना है कि विलेज हेडमैन जो है उसकी जिम्मेदारी होती है टैक्स वसूल करने की। पोल नहीं आया? पोल आया गया है बिल्कुल, 60% लोगों ने सही आंसर भी कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हॉल्ट मैकेंजी जो है फ्रेंड्स, उन्होंने इसको इजाद किया है, और गांव का मुखिया जो है वो वसूल करता है टैक्स को। तो गांव के मुखिया को टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी कौन से वाले सेटलमेंट में दी गई थी? तो ये होगा आप लोगों का महलवारी सेटलमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको इजाद किया था, याद रखना है आप लोगों ने। और गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी। परमानेंट सेटलमेंट का इजाद किसने किया था? परमानेंट सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो कॉर्नवालिस है आप लोगों का। ठीक है, कॉर्नवालिस जो थे हमारे ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, और इसी को जमींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है, उसका इजाद किया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को ही जमींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स रियोतवारी सेटलमेंट आप लोगों को याद रखना है, साउथ इंडिया में हुआ था। साउथ इंडिया में कहाँ पर में? मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास। ठीक है, पता चले कि साउथ इंडिया याद रख लिया, मद्रास याद नहीं रखा, तो मद्रास भी याद रखेंगे आप सभी लोग, साउथ इंडिया में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त।
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन? कौन सा वाला ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है? 1000 लाइक हो गए सर, चलो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, 1000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है सभी लोगों ने, बहुत खूब। पोल आप लोगों के पास में आ गया है। आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन? तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल कौन सा है? वोस्जेस, एप्लेशियन, यूराल या हिमालयन? तो आप लोगों का ब्लॉक भ्रंशोद पर्वत की बात कर रहा है, तो वोस्जेस जो है फ्रेंड्स ये ब्लॉक माउंटेन है आप लोगों का, वोस्जेस, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी एप्लेशियन, यूराल और ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के, बताइए जल्दी से, कौन कौन से वाले हैं ये आप लोगों के? हिमालय कौन सा है, और यूराल और आपका एप्लेशियन कौन सा है? ये इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? इवन एल्प्स जो है आप लोगों का वो भी उसी कैटेगरी के अंदर में आता है। वेरी गुड, ठीक है, फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है ये, फोल्ड, ठीक है, जिसको आप लोग वलित पर्वत भी बोलते हो हिंदी में, वलित पर्वत, वलित, ठीक है। एप्लेशियन और यूराल जो है ये आपके वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, बहुत पुराने वाले वलित पर्वत। और हिमालय जो है वो यंग है, ये यंग है, यंग फोल्ड माउंटेन है आपका, यंग फोल्ड माउंटेन। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, ब्लॉक माउंटेन, वोस्जेस, ठीक है, ए इज द आंसर। कितने लोगों का सही था यहाँ पर? मैं हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग जिन लोगों का सही था, जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज महल? महल क्या है बताइए, महल का मतलब क्या है? महल मतलब क्या, बताओ। महलवाड़ी में महल मतलब क्या है? महलवाड़ी सेटलमेंट में महल का मतलब क्या है? गांव के मुखिया को महल बोलते थे क्या, या फिर फसल को महल बोलते थे, गांव या गांव के ग्रुप को महल बोलते थे, या किसानों को महल बोलते थे? देखिए फ्रेंड्स, गांव या गांव का जो ग्रुप होता था इसको महल बोला जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जहां से रेवेन्यू वसूल किया जाता था, जहां से टैक्स वसूल किया जाता था, महल या महलवाड़ी, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने, जो फार्मर्स है उनको तो रियोत कहा जाता था, रियोत, फार्मर्स को, ठीक है। जो महल है वो होता था गांव या गांव का ग्रुप जहां से वसूल किया जाना है आप लोगों का टैक्स, ठीक है। तो टैक्स वसूल किए जाने वाले इलाके को महल बोलते थे, ठीक है। और महलवाड़ी सेटलमेंट में टैक्स कौन वसूल करता था, किसको जिम्मेदारी दी गई थी टैक्स वसूल करने की? महलवाड़ी सेटलमेंट में टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? महलवाड़ी सेटलमेंट में टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। गुड, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है आपका, और ये पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले आगे में आप लोगों के क्वेश्चंस और है, ठीक है। आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, यूट्यूब के ऊपर में जो टेस्ट है आप लोगों की वो आप लोगों के लिए ऐप पर अवेलेबल है। तो टीचिंग परीक्षा का ऐप आप लोगों ने डाउनलोड करना है, टीचिंग परीक्षा का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टीचिंग परीक्षा लिखेंगे आप लोग, वहां पर मैं आपको फ्री टेस्ट के अंदर में टेस्ट मिल जाती है, वो टेस्ट आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। और आज भी आप लोगों को टेस्ट मिलेंगी, वो लिंक मैं देता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को आज की। जनपद काल के दौरान, ठीक है, विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे, उनका नाम क्या है? जनपद काल मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? जनपद काल मतलब ऋग्वैदिक काल होता है, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक, जनपद काल को ही ऋग्वैदिक एज भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि ऋग्वेद जब बन रहा था उस समय की बात है जनपद काल। उस समय में जो आप लोगों के बर्तन पाए जाते थे वो कौन से कलर के होते थे ऋग्वैदिक काल वाले? इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो ऋग्वैदिक काल को ही अर्ली वैदिक काल भी बोला जा सकता है, अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक, प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल भी बोल सकते हो। जनपद काल, ऋग्वैदिक काल, अर्ली वैदिक काल एक ही बात है। कौन सा वाला हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में? अर्ली वैदिक काल। इसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों का होगा पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, पेंटेड ग्रेवेयर, धूसर कलर के बर्तन बनते थे, धूसर कलर के, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, ये धूसर कलर है आपका, ग्रे कलर, उसके ऊपर में देख रहे हो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है, ठीक है, धूसर कलर के मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। रेड एंड ब्लैक वेयर ये हड़प्पा काल के हैं, हड़प्पा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हड़प्पा काल के हैं, ओके। ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये आप लोगों के किस काल के हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ब्लैक, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये आप लोगों के लेटर वैदिक पीरियड के हैं, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड का मतलब होता है उत्तर वैदिक काल, मतलब जब आपके ऋग्वेद के अलावा वाले ग्रंथ बने थे उस समय काल की बात हो रही है। विच राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी आप लोगों को करवाया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मानव तस्करी पर प्रतिबंध भारतीय कौन सा वाला जो है यहाँ पर में अधिकारों का ग्रुप है जो मानव तस्करी के ऊपर में बैन लगाता है, मानव तस्करी के ऊपर में। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं पोल में। तो मानव तस्करी के ऊपर में जो लगाता है फ्रेंड्स वो आप लोगों का हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कितने आर्टिकल्स है इसके अंदर में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में? इंपॉर्टेंट है ये, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 23 और 24। ये जो 23 है आप लोगों का, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में रोक लगाता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में। और जो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 23 है वो ट्रैफिकिंग के ऊपर में रोक लगाता है, मानव तस्करी, इंसानों की खरीद फरोख्त पे रोक लगाता है। और 24 जो है ये बाल मजदूरी के, मतलब जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हजारडस जगह के ऊपर में मजदूरी करने पर रोक लगाता है। 14 साल से अगर कोई छोटा बच्चा है तो उन लोगों का, ठीक है, मानव तस्करी पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस अधिकार में है? ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ले लो, ये यहाँ ले लो, हिंदी में आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेन क्या है आप लोगों का आंसर याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हिंदी के अंदर में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लेना। आप लोग, आपने बी लगाया था तो भी आप समझ लो, अगर हिंदी देख के लगाया है या इंग्लिश देख के लगाया, आपने क्या लगाया था वो समझ लो आप लोग, ठीक है। चलिए, हिंदी वालों के लिए बी वाले अपना नंबर रख लेना अपने पास में। बस बेसिकली क्या है कि आपको याद हुआ कि नहीं, आपको आता था कि नहीं आता था, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। अपनी मर्जी से शादी करने वाला आर्टिकल वो आप लोगों ने किया हुआ है, उस दिन याद था आप लोगों को ना, आर्टिकल नंबर 21। चलिए, तो ये आप लोगों के आर्टिकल से पूरे के पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ब्लैंक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? भारत, चाइना, जापान, यूएसए। दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो दुनिया में सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक कौन है? तो भारत है। और भारत में कौन है अभ्रक का? ठीक है, ये माइका है आप लोगों का, तो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत के अंदर में? ये भी बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। भारत के अंदर में सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, आंध्र प्रदेश। अच्छा, जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत के अंदर में? जिंक का, ये भी आप लोग बता सकते हो, जिंक आपको पता है ना, ठीक है। तो जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये आप लोगों को बताया हुआ है, जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक। या उसके बाद में आप बॉक्साइट या एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, ये दोनों ही याद रखना है आपने। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया है और इंडिया में आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है जिंक का, तो वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जिंक का भारत के अंदर में। और अगर मैं बॉक्साइट की बात करूं कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, तो ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो ये 2 पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखने हैं। वैसे मैंने आप लोगों को पूरी लिस्ट दी हुई थी, माइका का भारत में आंध्र प्रदेश है, जिंक का राजस्थान है, बॉक्साइट का उड़ीसा है और गोल्ड का कर्नाटक है, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है। इवन डायमंड, ठीक है, भारत का मैक्सिमम डायमंड जो है वो मध्य प्रदेश में पन्ना नाम की एक जगह है। कितने लोगों को पता है पन्ना नाम की जगह मध्य प्रदेश के अंदर में है? पन्ना की खदान, वो हीरो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में डायमंड जो है वो भारत के अंदर में कहीं मिलता है तो मध्य प्रदेश में मिलता है, पन्ना में, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। द फर्स्ट कॉटन मिल इन द इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन, बताइए जल्दी से। भारत के अंदर में, ठीक है, सूत की कताई मिल कहां पर में स्थापित की गई थी? आंसर बताइए इसका। कॉटन मिल भारत में कहां पर में लगाई गई थी सबसे पहले? बी 50% लोगों का आंसर आया है, डी हो गया है अभी, डी 48% लोगों ने लगाया है, 47 हो गया है। तो अलग अलग यहाँ पर में आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे आप लोग लगा रहे हो आंसर परसेंटेज चेंज होता जा रहा है। लगाते रहिए जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 52% लोगों ने बी आंसर लगाया है अब तक। बताइए आंसर, कमेंट में भी करते रहो सभी लोग और पोल में भी लगाते रहो, क्योंकि पोल के अंदर में तो बी लगा रहे हैं मैक्सिमम लोग। और मैं बता दूं कि 54 या 53% लोग जो है उनका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहां पर में बॉम्बे नहीं है आंसर 56 में, ये आपका 1954 में लगा था। मैंने आंसर ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिया, पहले जब मैंने पढ़ाया था तो बी में लगाया, बी में रखा था उसको कॉपी करके मैंने नीचे रख दिया, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। केवल 34% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो आंसर ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि बॉम्बे में हुआ था 1854 के अंदर में। यहाँ आप देख सकते हो 1854 के अंदर में बॉम्बे में, और आपको पढ़ाया भी था इस चीज को कि 1854 के अंदर में बॉम्बे में लगाई गई थी ये मिल आप लोगों की। कितने लोगों का सही था जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग कि जी हाँ सर हमारा सही था, या फिर जितने लोगों को अब लग रहा है कि अब याद रखेंगे सर गलत हुआ था लेकिन याद रखेंगे अब नहीं भूलेंगे, वो भी जल्दी जल्दी से कमेंट कर देंगे यहाँ पर कि जी सर अब नहीं भूलने वाले।